तो हेलो 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 एवरीवन। तो आज से हमारा है अप्रॉक्स आप देख सकते हैं 80 डेज इज़ लेफ्ट ऑफ गेट प्रिपरेशन। एंड आज जो है लास्ट वीडियो है ऑफ द मशीन स्पेशल पर्पस मशीन। मतलब बिल्कुल आज जो है हमारा जो चैप्टर लेके चल रहे थे इसका लास्ट वीडियो होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से लास्ट क्वेश्चन हम बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि विच टाइप ऑफ सिंगल फेज जो इंडक्शन मोटर होता है हैव हाईएस्ट मतलब पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर किसका ज़्यादा होगा? जाहिर सी बात है, पावर फैक्टर जो होता है जिसमें कैपेसिटर लगा हो, तो कैपेसिटर स्टार्ट टाइप, कैपेसिटर रन टाइप। तो यहाँ पे मतलब ये जो देख सकते हैं थोड़ा सा मतलब आप जानते होंगे, ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे, एक क्वेश्चन इधर उधर होगा। तो कैपेसिटर रन टाइप मोटर हैव द हाईएस्ट पावर फैक्टर एट फुल लोड। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं फुल लोड की। तो फुल लोड कब होगा? जब मतलब मोटर रन करेगा तब ना। स्टार्टिंग पे भी हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग कैपेसिटर जो होता है वो मतलब हमारा इम्प्रूव करता है पावर फैक्टर को रोटेट करने के लिए। लेकिन ये हाईएस्ट पावर फैक्टर एट फुल लोड पूछ रहा है, तो फुल लोड पे हमारा कैपेसिटर रन टाइप होगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसके बाद आता है ये 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लीनियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट। देखिए लीनियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट है तो उसमें कौन सा हमारा क्वेश्चन सही होगा? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट अगर लीनियर है तो उसमें जो हमारा फील्ड एनर्जी होगा वो कोई एनर्जी के बराबर होगा। तो फील्ड एनर्जी इज़ मतलब इक्वल टू कोई एनर्जी। तो याद रखिएगा, जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट होगा उसमें फील्ड एनर्जी जो होगा कोई एनर्जी के बराबर होता है। आते हैं आगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। इसे समझने में मुझे बहुत टाइम लगा। देखिए हम समझाते हैं। यहाँ पे रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन हैव द सेल्फ इंडक्शन। यहाँ पे रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन है। देखिए रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन और सेल्फ इंडक्टेंस जो है स्टेटर और रोटर का दोनों का सेम है। यहाँ लिखा है ना, स्टेटर एंड रोटर वाइंडिंग हम सेम इंडिपेंडेंट ऑफ ईच, मतलब इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से रोटर पोजीशन, तो नॉट डेवलप। तो यहाँ पे लिखा है कि जब भी ऐसा होगा कि हमारा कोई भी मोटर हो या कोई भी जनरेटर हो, कोई भी मशीन हो, अगर सेल्फ इंडक्टेंस उसका स्टेटर का और रोटर का इंडिपेंडेंट हो, मतलब रोटर के मतलब सोचिए ना, रोटर जो इंडक्टेंस बन रहा है, जो फ्लक्स बन रहा है वो रोटर के फ्लक्स से इंडिपेंडेंट हो, तो इसमें कैसे टॉर्क मतलब क्रिएट होगा? कौन सा टॉर्क क्रिएट नहीं होगा? तो इसमें रिलक्टेंस टॉर्क क्रिएट नहीं होगा। इसमें लिख रहा है ना, रिलक्टेंस टॉर्क नहीं क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि टेंडेंसी ऑफ मैग्नेटिक सर्किट टू अलाइन इटसेल्फ इट्स पोजीशन मिनिमम रिलक्टेंस, मतलब कम से कम रिलक्टेंस में हमारा मतलब ये जानते होंगे कि कम से कम अगर रिलक्टेंस होगा तो हमारा ये टॉर्क जो होगा रिलक्टेंस टॉर्क डेवलप होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम इंडक्टेंस हो जाएगा जब ऐसा कंडीशन आएगा, जब सेल्फ इंडक्टेंस दोनों का इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होगा। तो आई होप समझ में आया हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन यहाँ पे वही लिखे हमने सब कुछ, आगे थोड़ा सा और डिटेल में कि हेयर द इंडक्टेंस जो है नॉट वेरी विद द रोटर पोजीशन, सो द रिलक्टेंस टॉर्क विल बी प्रोड्यूस। सो मतलब यहाँ पे रिलक्टेंस टॉर्क जो होगा नहीं प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, हेंस रिलक्टेंस टॉर्क विल बी यहाँ पे जो पूछ रहा था। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें। हमारे पास 220 वोल्ट है, पोल मतलब 4 दिया हुआ है। उसके बाद ZM जो हमारा दो मतलब इसमें मेन वाइंडिंग और एक्सिलरी वाइंडिंग का हमारा इम्पीडेंस दिया हुआ है। मतलब ये मेन वाइंडिंग का इम्पीडेंस है, एक्सिलरी वाइंडिंग का इम्पीडेंस, दोनों का इम्पीडेंस दिया हुआ है। ये हमारा स्विच है, ये हमारा रोटर है, एक्सिलरी वाइंडिंग। थोड़ा सा मैंने इसको ईजी तरीके से समझने के लिए हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने मेन वाइंडिंग, एक्सिलरी वाइंडिंग, और इसमें मतलब आप जानते हो कि जब भी सिंगल फेज पढ़े होंगे, इतना तो डिटेल में हम नहीं बता सकते कि हमारा जब भी 70% स्पीड गेन करता है तो जो हमारा एक्सिलरी वाइंडिंग का होता है, कैपेसिटर जिसमें लगा होता है, उसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, जिससे कि हमारा मोटर बहुत स्मूथली चले। यहाँ पे हमारा पूछ क्या रहा है कि द वैल्यू ऑफ स्टार्टिंग कैपेसिटर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 90 डिग्री फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द मेन एक्सिलरी वाइंडिंग विल बी। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ये मेन वाइंडिंग है और एक्सिलरी वाइंडिंग, इनके बीच में 90 डिग्री फेज डिफरेंस करने पे हमारा फाइनली मेन मतलब यहाँ पे करंट पूछ रहा है, मतलब ये क्या पूछ रहा है, नहीं रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 90, मतलब ये कैपेसिटर की वैल्यू पूछ रहा है, स्टार्टिंग कैपेसिटर की वैल्यू। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सप्लाई वोल्टेज जो है भी है टेकन एज रेफरेंस ले लेंगे। करंट इन मेन वाइंडिंग, करंट इन मेन वाइंडिंग क्या हो जाएगा, IM अपन VM अपन ZM। तो VM 230 मालूम है, ZM की वैल्यू में मालूम है, तो यहाँ से हम IM की वैल्यू निकाल लेंगे। IM की वैल्यू हमारी इतनी आ जाएगी। जब IM की वैल्यू आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग कैपेसिटर विल बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द एक्सिलरी वाइंडिंग। यू नो कि हमारा जो एक्सिलरी वाइंडिंग होता है, जो सहायक कहते हैं, एक्सिलरी वाइंडिंग जो होता है मेन वाइंडिंग से सीरीज में हमारा कनेक्ट होता है।
तो यहाँ से जेड ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड ए में मतलब हम जो एक्सिलरी वाइंडिंग है उसमें कैपेसिटेंस ऐड करेंगे ना, तो यही हम एक्सिलरी वाइंडिंग का हमारा कैपेसिटेंस मतलब इम्पीडेंस है उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, उसमें कैपेसिटेंस ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमें पावर फैक्टर को 90 डिग्री फेज डिफरेंस करना है, तो वही हमें मतलब कैपेसिटेंस की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ से जेड ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इतना आ जाएगा, मतलब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे तब आई ए निकाल लेंगे, आई ए इक्वल टू वी अपन जेड ए, तो यहाँ से निकालेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। फिर आगे हम 10 में निकाल लेंगे, आई ए का एंगल निकालने के लिए आप जानते होंगे आई ए का मतलब ये मैग्नीट्यूड इंटू 10, और मतलब जो डिनोमिनेटर में होता है 1 मतलब ये माइनस में आएगा ना 1 अपन मतलब ये होता है इमेजिनरी अपन रियल पार्ट, ये हमने निकाला। कैपेसिटर इज प्रोवाइडेड टू मेक एंगल जो बोल रहा है आई ए एंड आई एम 90 डिग्री, तो आई ए प्लस आई एम इक्वल टू 90 डिग्री, तो आई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस 330, कितना हमारा आ रहा है 333, मतलब इतना घटा देंगे। क्यों घटाएंगे देखिए यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा आई एम का एंगल आ रहा है, आई एम का एंगल कितना आ रहा है, आई एम का एंगल हम घटा रहे हैं ना, आई एम का एंगल माइनस 33 मतलब 33.7, तो वही हम क्या कर रहे हैं आई एम प्लस आई ए इक्वल टू हमारा कितना है 90 डिग्री, तो वही आई ए का हमारा एंगल कितना हो जाएगा 56.3, तो वही 10 इनवर्स इतना के बराबर है। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे आप फर्दर विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर एंड ऑल, तो 1 ओमेगा सी 18 आ जाएगा, तो सी इक्वल टू क्या होता है 1/2 पाई एफ ओमेगा सी, तो यहाँ से हम ओमेगा सी की वैल्यू रखेंगे तो 176.84 आ जाएगा। जैसे करके क्वेश्चन जरूर देखिएगा, 2 नंबर का है, 2004 में पूछा गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास 18 डिग्री है, हमारे पास जो एंगल 18 डिग्री है, 2 पोल का हमारे पास स्टेपर मोटर है, स्टेपिंग जो रेट है वो 100 दिया हुआ है, 100 स्टेप पर सेकेंड, तो 100 स्टेप पर सेकेंड दिया, रोटेशनल स्पीड पूछ रहा है, तो रोटेशनल स्पीड से हम क्या करेंगे 1 सेकेंड में 100 स्टेप चल रहा है, तो 200 स्टेप कितने में चलेगा। यहाँ देखिए अगर 1 सेकेंड में 100 स्टेप चल रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टेप रिक्वायर फॉर 1 रोटेशन के लिए हम निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 मतलब 360 अपन 1.8 है ना 1.8 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 200 स्टेप आ जाएगा। और यहाँ पर एक स्टेप चलने में अगर एक स्टेप चलने में मतलब 1 सेकंड में अगर 100 स्टेप चल रहा है तो 2 सेकंड में कितना चलेगा, वही हमने लिखा 2 सेकंड में 200 स्टेप, तो 2 सेकंड में 200 स्टेप, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा रिवोल्यूशन पर सेकंड क्या हो जाएगा, तो रिवोल्यूशन पर सेकंड 1/2 हो जाएगा 0.5, और मिनट हम पूछ रहा है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 आ जाएगा 30 RPM। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ड्राइविंग अ फैन को मतलब ड्राइव करने के लिए हम जो मतलब यहाँ बोल रहा है द रीज़न वाई हाई रेजिस्टेंस रिक्वायर, हाई रेजिस्टेंस क्योंकि हमें क्विक एक्सेलरेशन की नीड होती है, जब भी हम फैन मतलब स्टार्ट करते हैं तो उस समय हाई रेजिस्टेंस अगर नहीं रहेंगे तो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक से जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा ही हमारा मतलब क्या होगा, मतलब हमारा मैक्सिमम टॉर्क अचीव करेगा, तो इसलिए मतलब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना हाई पिक एक्सेलरेशन अचीव करेगा हमारा मोटर। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वैलिड, तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है तो मतलब यू नो कि सिंगल फेज में डायरेक्शन मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि डायरेक्शन कैसे चेंज होगा, तो डायरेक्शन वो जो चेंज होता है वो केवल और केवल चेंज बाय द रिवर्सिंग द मतलब यहाँ पे देख सकते हो हमने लिखा है मेन वाइंडिंग के टर्मिनल को चेंज कर देंगे। जब हमें डायरेक्शन चेंज करना होता है तो मेन वाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन कैन बी चेंज ओनली एंड ओनली बाय द जो मेन वाइंडिंग आप जानते हो सिंगल फेज में मेन वाइंडिंग जो होता है सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर है, तो मेन वाइंडिंग के जो है ना उसके हम क्या करते हैं हम मतलब जो हमारा मेन वाइंडिंग के जो मतलब डायरेक्शन होगा उसको चेंज करना है, तो चेंज बाय द रिवर्सिंग द मेन वाइंडिंग टर्मिनल को चेंज करेंगे हमारा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा हुआ 17 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास 3 फेज 3 स्टैक और पोल दिया हुआ है 20 पोल, स्टेप एंगल पूछ रहा है, तो स्टेप एंगल इक्वल टू आपको जानते ही होंगे नंबर ऑफ पोल के बराबर हो गया, नंबर ऑफ टीथ जो है नंबर ऑफ पोल 20 है, और स्टेप एंगल इक्वल टू फार्मूला हम बताया 360 इंटू नंबर ऑफ स्टेक इंटू नंबर ऑफ टीथ, तो नंबर ऑफ स्टेक नंबर ऑफ टीथ कितना है, नंबर ऑफ हमारा स्टेक जो है 3 है, नंबर ऑफ स्टेक जो है 3 है, और नंबर ऑफ टीथ कितना है 20 है, तो कटाएंगे तो 6 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, आगे वही पूछ रहा है डेंडेंट टॉर्क हमने बताया था, इट इज़ द अमाउंट ऑफ टॉर्क दैट मोटर प्रोड्यूस व्हेन नॉट एनर्जी मतलब एनर्जाइज उसको ना की हो और नो करंट फ्लो थ्रू द मतलब हमारा मशीन, तो इट्स नोन एज डेंडेंट टॉर्क, तो याद रखिएगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हाँ 20 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमारे पास देखिए हमारे पास वोल्टेज दिया हुआ है, पोल दिया हुआ है
और यहाँ पे बोल रहा है कि हमारा जो मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, स्पीड दिया हुआ है और मतलब स्टार्टिंग रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव रोटर रेजिस्टेंस इन द बैकवर्ड ऑफ द ब्रांच, मतलब बैकवर्ड ब्रांच ऑफ द इक्विवेलेंट सर्किट में हम पूछ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन है ना। हाँ, तो आगे हम क्या करेंगे इसको फाइंड करने के लिए, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रोटर रेजिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। और नहीं, रोटर रेजिस्टेंस एज ए स्टैंड स्टिल कंडीशन जो है इतना दिया हुआ है। तो यहाँ से NS = 120/P, तो हमारा स्पीड दिया हुआ है, लेकिन हम 4 पोल पे निकालेंगे तो 1500 आ जाएगा। स्लिप निकालेंगे, स्लिप निकालने के लिए फॉर्मूला जानते इतना आ जाएगा। तो स्लिप ऑफ द रोटर रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट ऑफ बैकवर्ड, तो बैकवर्ड स्लिप सिंगल फेज में आप जानते होंगे कि हमारा फॉरवर्ड स्लिप होता है प्लस बैकवर्ड स्लिप जो होता है 2 के बराबर होता है। तो यहाँ से हम बैकवर्ड स्लिप निकालने के लिए 2 - S स्लिप घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा, जस्ट हमारा मतलब बैकवर्ड स्लिप आ जाएगा। बैकवर्ड स्लिप आ जाए तो रोटर जो है इफेक्टिव रोटर रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, R2 2 - 2S के बराबर होता है। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए। उसके बाद आगे जो ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन समझिए। इसमें देखिए हमारा मतलब ये 200 वोल्ट, मतलब ये मेन वाइंडिंग का दिया हुआ है रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, और ये हमारा नहीं, ये एक्सिलरी वाइंडिंग का एस है और ये मेन वाइंडिंग का दिया हुआ है। और हमसे पूछ क्या रहा है, सोन इन द फिगर पैरामीटर ऑफ द वाइंडिंग इंडिकेट व्हेन द स्विच एस इज क्लोज। तो इसको करने के लिए सबसे पहले ZM जो हमारा मतलब मेन वाइंडिंग का इम्पीडेंस है, ZM ऑफ द मेन वाइंडिंग, मतलब ZM = R + 2π R, मतलब क्या हो जाएगा, ये 2π FL हो जाएगा ना। तो 0.1 हमारा RM, देखो RM 0.1 दिया हुआ है, सभी वैल्यू पुट करेंगे तो ZM का वैल्यू निकालेंगे। वैसे ही ZA मतलब एक्सिलरी वाइंडिंग का निकालेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, 0.1 है, यहाँ पे 1 है, 1 यहाँ पे मतलब ये 1 लेंगे और ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मतलब क्वेश्चन में। तो आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा IM की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे। जब ZM निकल गया तो मतलब ZM निकल गया तो IM निकाल लेंगे, VS / ZM, तो IM निकालिए। वैसे ही IA निकालिए, IA और IM मतलब यहाँ पे देख रहे हैं जब हम निकाल रहे हैं तो IM इज़ ग्रेटर देन IA, IM इज़ ग्रेटर, देखिए IM यहाँ पे IM 22 आ रहा है और ये कितना आ रहा है 0.22, तो हमारा IM बड़ा है ना। तो IM लीड द फील्ड करंट, मतलब IM जो है IA से हमारा जो मेन वाइंडिंग है वो एक्सिलरी वाइंडिंग से हमारा क्या करिए, लीड करिए। IM लीड टू द फील्ड क्रिएटेड टू वाइंडिंग हैव द सेम डिफरेंस, तो वही हम बताएंगे यहाँ पे। देखिए हमारा IM जो है यहाँ पे IM जो है लीड कर रहा है ना IE से, तो हमारा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यही हमने लिखा है कि यहाँ स्टार्टिंग टर्म प्रोड्यूस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा रोटर किधर रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आई होप समझ में आया हो। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर रिवर्स बाई। तो इसको कैसे रिवर्स करेंगे, वही सिंगल फेज फिर से वही है, सेम एज इट इज़। हम इंटरचेंज करेंगे टर्मिनल इंटरचेंज द टर्मिनल ऑफ द एक्सिलरी वाइंडिंग। वहाँ पे मेन वाइंडिंग कर रहे थे, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द सिंगल फेज कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर रन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ओनली इंटरचेंजिंग द टर्मिनल ऑफ द एक्सिलरी वाइंडिंग। फिर से क्वेश्चन पे चलते हैं, जो क्वेश्चन हम आपको बताए थे तो उसमें क्या था और यहाँ पे क्या मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है। हाँ, यहाँ पे देखिए सिंगल फेज डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन चेंज बाय द, यहाँ पे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं, इंडक्शन मोटर, ध्यान रखिए इंडक्शन मोटर की बात कर रहा है। अब चेंज बाय द मेन वाइंडिंग टर्मिनल, मेन वाइंडिंग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, इसमें केवल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, कोई कैपेसिटर से बात नहीं किया। तो यहाँ पे हमारा मेन वाइंडिंग के टर्मिनल को चेंज करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा मतलब दे दिया है, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है कि हमारा कैपेसिटर मतलब रन इंडक्शन मोटर है। तो इस तरह से इसको भी हम करेंगे तो हमारा समझ में आ जाएगा इसमें एक्सिलरी वाइंडिंग। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है 29 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है लेमडा = एक रिलेशन दिया हुआ है, गिवन फ्लक्स लेमडा मतलब फ्लक्स है, ये दिया हुआ है √IA/G। तो IA की वैल्यू दी हुई है, G की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ से हम I और G की वैल्यू दी है, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू 10√2 निकालेंगे। अब यहाँ से I = क्या हो जाएगा, देखिए इसका होल स्क्वायर करेंगे तो I² = लेमडा × G² हो जाएगा। यहाँ से करो ना, देखो I = क्या हो जाएगा, √I = लेमडा × G हो जाएगा ना, लेमडा × G। तो यही I² इधर भी करेंगे इधर भी करेंगे तो हमारा √ हट जाएगा, ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो वही हम अब एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, WF = 0 से लेमडा ले जाएंगे और जो वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू जस्ट पुट करेंगे। एंड मैकेनिकल फोर्स करने के लिए इसको क्या कर देंगे, एक बार फिर से मतलब इस वैल्यू को, सभी वैल्यू को जो दिया हुआ है इनमें मतलब पुट करेंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। मतलब सभी वैल्यू को पुट ऑन करेंगे, जो वैल्यू दी हुई लिखेंगे, हमारी आ जाएगी क्वेश्चन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है,
उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन जो है, 24 नंबर क्वेश्चन में हमारा पावर दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, जेडएम दिया हुआ है, मतलब जेड दिया हुआ है, और एक्सिलरी वाइंडिंग मतलब टू बी कनेक्टेड। तो जेड इक्वल टू एक्सिलरी वाइंडिंग में हम कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे तो वही कैपेसिटर जैसे हमने पिछला अभी क्वेश्चन बताया था। तो ये हमारा जेड हो गया। फिर से एक्स से इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब एक्स से माइनस एक्स से जो हमारा मतलब रिएक्टेंस निकालेंगे, एक्सिलरी रिएक्टेंस, तो एक्स माइनस मतलब 12.5 ही जो दिया हुआ है, इसमें काटा आर ए की वैल्यू मालूम है। फिर से tan इनवर्स निकालेंगे, tan किसके लिए एंगल निकालते हैं, एक्सिलरी वाइंडिंग के लिए। फिर से ये जो है जेडएम बराबर हमारा इतना आया है, इसको भी एंगल में कन्वर्ट करेंगे। फॉर मैक्सिमम टार्क हम क्या करेंगे, एक्स ए और एक्स एम मतलब दोनों के बीच में क्या होगा, फॉर मैक्सिमम टार्क स्टार्टिंग जो कंडक्टर ऑन आई एन एक्स एम, तो इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये फाई ए इक्वल टू 90 माइनस हम घटा देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 19.22। तो इस तरह से मतलब ये इतना मतलब देखो कभी कभी क्वेश्चन आता है इसमें से बार बार 2019 के बाद 2009 के बाद 2016 में आया, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जितना क्वेश्चन था उसने उतना मैंने आपको करा दिया। तो फाइनली जो आपका मशीन है, मशीन पहली बार में पूरा मैंने कंप्लीट करा है। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगता है तो शेयर आप कर सकते हैं। थैंक यू।